MDH की देगी मिर्च। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं कि एक अपडेट होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करने वाले हैं हम पड़ताल, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, जहां ममता बनर्जी की जो बेचैनी है वो लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस वक्त अमान्य कर दिया गया है। जी हां, चुनाव आयोग की तरफ से। और आखिर क्यों, इसके पीछे क्या कुछ वजह बताई जा रही है डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अमान्य करने के पीछे, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है भारत की बढ़ती हुई रफ्तार को लेकर के, भारत की जीडीपी को लेकर, जहां कोई भी आसपास नहीं है। जी हां, भारत इस समय लगातार तेज रफ्तार पकड़े हुए है और एक रिपोर्ट भी इससे जुड़ी हुई सामने आई है। क्या है वो रिपोर्ट और कितनी है रफ्तार भारत की और आगे क्या कुछ जताया गया है अनुमान, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, जहां डीजीसीए ने एयरलाइंस से पूरा जवाब मांगा गया है। दिसंबर महीने का 4 एयरलाइंस का नाम इसमें शामिल आए हैं और चारों एयरलाइंस से इसमें पाई का हिसाब दिसंबर महीने का मांगा गया है कि आपके यात्रियों को कितने रुपए में कौन सा टिकट बेचा है। इसको लेकर पाई का हिसाब इन 4 एयरलाइंस को देना होगा। आखिर क्या है इसके पीछे वजह और कौन सी है वो 4 एयरलाइंस, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां एसआईआर को लेकर रोज तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिस पर अगर हम देखें तो चुनाव आयोग समय समय पर जवाब भी दे रहा है। और एसआईआर को लेकर जहां एक तरफ अफवाह वहीं दूसरी तरफ जवाब भी दिए जा रहे हैं। और अभी हाल ही में अगर हम देखें तो चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया और डोमिसाइल सर्टिफिकेट को इस वक्त अमान्य कर दिया गया है। लेकिन आखिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अमान्य करने के पीछे क्या कुछ वजह बताई जा रही है और क्यों इस सर्टिफिकेट के अमान्य होने के बाद में ममता बनर्जी इस वक्त परेशान है, बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही एक और इससे जुड़ी हुई खबर है, जहां जब चुनाव आयोग की तरफ से जो मतदाता आईडी कार्ड्स हैं वो जब मतदाता के लिए उनके घर पे जब डाक के जरिए भेजे गए तो उनमें से कई सारे आईडी कार्ड्स वापस आ गए। आखिर क्या है इसके पीछे वजह, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस पूरी प्रमुख खबर को लेकर डोमिसाइल सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई। तो आपको बता दें कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अब मान्य नहीं है और एसआईआर सुनवाई में डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अब अमान्य करार दिया गया है, जिसमें खासतौर पर हम देखें तो स्थायी निवास के प्रमाण के रूप में अब इस सर्टिफिकेट को स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में सीईओ अधिकारी कार्यालय की तरफ से ये 2 टूक मैसेज दे दिया गया है। सर्टिफिकेट जमा करने वालों की, जिन लोगों ने ये सर्टिफिकेट जमा कर चुके हैं पहले ही इस सर्टिफिकेट को, उनकी अब दोबारा से सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि एसआईआर सुनवाई में अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो मान्य नहीं होगा। आखिर नियमों की अनदेखी की गई, ये बात सीईओ की तरफ से कहा गया है, जिसमें आपको बता दें कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त सख्त नजर आ रहा है। ममता सरकार पर सीधे तौर पर शिकंजा कसा गया और इसको लेकर के सीईओ की तरफ से कहा गया कि सर्टिफिकेट जारी करने में कई नियमों की अनदेखी की गई है और इसीलिए इस सर्टिफिकेट को अमान्य किया जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर ये दस्तावेज, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। बंगाल में गैर बंगाली मतदाताओं को ये सर्टिफिकेट मिलता है और विशिष्ट श्रेणियों के गैर बंगाली वोटर्स को भी इसके जरिए लाभ मिलता है। और हर रोज ये हर राज्य में ये जो सर्टिफिकेट हैं वो जारी किए जाते हैं और जारी करने के लिए अलग अलग दिशा निर्देश भी हैं। इसके लिए पूरे नियम है, कायदे कानून है, लेकिन उन सभी नियमों को ताक पर रखकर ये सर्टिफिकेट जारी किए गए, जिसको लेकर के कहा गया कि सेना और अर्धसैनिक बलों के उम्मीदवार भी इसके पात्र हैं। लेकिन जब नियमों को ताक पर रखकर ये सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं
तो उसको लेकर अब चुनाव आयोग सख्त मोड में नजर आया और चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो अमान्य है, ये मान्य नहीं होगा। और इसके साथ ही जो लोग इस सर्टिफिकेट को जमा कर चुके हैं उनकी दोबारा से सुनवाई भी की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही जो मतदाताओं का जो आईडी कार्ड्स है वो उनके डाक पते पर भेजे गए, लेकिन वो वहां से रिटर्न हो गए, वापस चुनाव आयोग के पास आ गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये तमाम लोग कहां चले गए, क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि 10,000 नए वोटर आईडी कार्ड्स जो हैं वो वापस आ गए। कहीं पर वो व्यक्ति नहीं रह रहे थे, कहीं पर वो ट्रांसफर हो गए। इस तरीके की कई सारी इसके पीछे वजह है और डाक से संबंधित मतदाताओं के पते पर ये सभी आईडी कार्ड जो है वो भेजे गए थे। कई प्रयासों के बाद भी वोटर कार्ड जो है वो वापस आ गए हैं, जो अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करता है कि आखिर 10,000 वोटर आईडी कार्ड के वापस आने के पीछे क्या वजह है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आखिर पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। यहाँ डेमोग्राफी पूरा चेंज। अभी क्यों आप 50 साल 60 साल का आदमी को सर्टिफिकेट दे रहा है? क्यों आपका अधिकारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर रहा है? आपका कानून का पता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट 15 साल का ओल्ड होना चाहिए। आप बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन हो गया है, अब 60 साल का 50 साल का 65 साल का उम्र का आदमी को आप अभी बर्थ सर्टिफिकेट देना है? तो शुवेंदु अधिकारी को आपने सुना, जो कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, सबसे पहले आज की प्रमुख खबर जो है उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिन लोगों का वोटर आईडी कार्ड बनकर पोस्ट के जरिए, डाक के जरिए भेजे गए थे, उनमें से कई सारे वापस आ गए हैं। इसके पीछे क्या कुछ वजह अभी तक सामने आई है सौरभ? देखिए, सीओ ऑफिस से जो जानकारी मिल रहा है कि कल ही ये बात सामने आया कि 10,000 वोटर्स कार्ड वापस आ गए। अब ये कार्ड क्यों वापस आ गए, उसके जांच में सीओ कह रहे हैं कि अभी जो 10,000 वोटर्स कार्ड वापस आए हैं अभी वो उनको खारिज नहीं कर रहे हैं। पहले फाइनल लिस्ट जो है वो पब्लिकेशन हो जाए, फिर देखा जाएगा। ऐसा होता है कि कहीं पे जाके जो व्यक्ति जहाँ पहले रहते थे वहाँ अब नहीं रह रहे हैं, उसका एड्रेस बदल गया है, ये एक कारण हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ इतने सारे वोटर्स कार्ड, 10,000 वोटर्स कार्ड क्यों वापस आए? क्या ये कहीं पे जाके ये भी बात सामने आ रहा है क्या वो अब यहाँ पे नहीं रह रहे हैं? एसआईआर के बाद जब एसआईआर चालू हो गया तब क्या वो चले गए? वो जो हाकिमपुर सीमांत में जो तस्वीरें देखा जा रहा था, क्या उनमें से ये लोग हैं? ये सारे सवाल भी है। तो इस पे अभी चुनाव आयोग कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती। चुनाव आयोग कहते हैं कि अभी भी समय है। 14 फरवरी जब फाइनल लिस्ट जब सामने आएगा तब जाके वो और एक बार जांच करेंगे और जांच करके आखिर में इस 10,000 वोटर कार्ड में उनका क्या राय है वो बताएंगे। इसके साथ ही सौरभ, अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की हम बात करें तो इसको अमान्य करने के पीछे क्या कुछ प्रमुख वजह सामने आई है, और ऐसे में जिन लोगों ने पहले ही इस सर्टिफिकेट को जमा कर दिया है उनके पास क्या कुछ विकल्प अभी बचे हैं? देखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिनको मिल रहा है उनके मिलने की कई सारे नियम हैं और ये नियम राज्य के हैं, पश्चिम बंगाल सरकार की है। ये हर एक स्टेट में हर एक अपना अपना नियम होता है, यहाँ पे भी एक नियम है और उसका जो क्या नियम है वो चुनाव आयोग ने मांगा था। यहाँ की होम मिनिस्ट्री जो है, होम डिपार्टमेंट है, उनसे मांगा था कि आपका क्या रूल्स है कि आप किन किन को डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो अभी जो हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स, वही वो रूल का कॉपी है जहाँ पे साफ तरीके से लिखा हुआ है कि सेना और आधा सेना में काम करने वाले जो व्यक्ति है उनको ये इशू किया जाएगा उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस के जिन जिले में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं उस जिले के जिला शासक उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको इशू करेंगे। किन लोगों को इशू करेंगे? जो 15 साल से भी ज्यादा यहाँ पे रह रहे हैं, जिनको एक क्लास के अंदर आते हैं, एक विशिष्ट क्लास के अंदर आते हैं, उनको दिया जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनके पिता माता का इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी हम बंगाली में कहते हैं स्थावर संपत्ति, उनको वो होना चाहिए। वो रेंटेड हाउस में रहते हैं या फिर अपना हाउस है, वो सारी जानकारी देना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि जो एप्लीकेंट होंगे
हर एक एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन होगा। तो अभी चलकर ये सामने चुनाव आयोग के पास काफी सारे ऐसे कंप्लेन आए हैं जिनको कहा जा रहा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट को जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो नियम है राज्य के वो नियम माना नहीं जा रहा है। तो इसी के चलते चुनाव आयोग का कहना है कि आरोप जहां पे आ रहे हैं वो लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अप्रूव नहीं करेंगे। वो जो 13 जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें से डोमिसाइल सर्टिफिकेट को, हालांकि अभी तक उन्होंने कहा है, अभी तक चुनाव आयोग ने जो सिद्धांत दिया है उसको मान्यता नहीं दिया जाएगा। कृतिका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। आम आदमी से लेकर के कारोबार जगत तक हर किसी के मन में ये सवाल रहता है कि साल 2026 जो अभी अभी शुरू हुआ है वो आखिर कैसा रहने वाला है, खासतौर पर रोजगार, आमदनी और निवेश के लिहाज से। अब भारत के विकास की रफ्तार क्या रहने वाली है, और इसी सवाल का जवाब देती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO की ये ताजा रिपोर्ट, जो देश की आर्थिक तस्वीर को पूरी तरह से साफ करती है। जी हाँ, इस रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था करीब 7.4% की मजबूत दर से आगे बढ़ सकती है, जो पिछले साल की 6.5% की बढ़ोतरी से काफी बेहतर भी मानी जा रही है। तो वहीं नॉमिनल जीडीपी में लगभग 8% की बढ़ोतरी होने की भी उम्मीद है। कुल मिलाकर देखें तो आर्थिक मोर्चे पर भारत का डंका बज रहा है, और करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं आर्थिक मोर्चे पर भारत का ये डंका। तो जी हां, आर्थिक मोर्चे पर भारत लगातार मजबूत नजर आ रहा है और काफी तेज रफ्तार भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो बरकरार है। इस समय जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.4% रहने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने इसको लेकर के पूरी जो आंकड़े हैं, जो पूरी रिपोर्ट है वो अपनी जारी की है, जिसमें अगर हम देखें तो पिछला साल यानी कि वित्त वर्ष 2024-25 के 6.5% के अनुमान से ज्यादा रहा। और ऐसे में सेवाओं के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो सेवाओं के क्षेत्र में भी मजबूत ग्रोथ नजर आती है। सेवाओं के क्षेत्र में 9.9% की ये मजबूत ग्रोथ का पूरा अनुमान जताया गया है, और साथ ही ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी 7.5% की ग्रोथ की पूरी उम्मीद है। और निजी अंतिम उपभोग व्यय में अगर हम देखें तो 7% की इसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो भारत की जो रफ्तार है अर्थव्यवस्था की वो लगातार बढ़ रही है, और नॉमिनल जीडीपी में 8% की वृद्धि का भी अनुमान जताया गया है। इस समय मजबूत विकास की मुख्य वजह सेवा क्षेत्र की दमदार चाल है, और जहां एक तरफ हम देखें तो भारत लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर में भी काफी उछाल इसके जरिए देखने को मिल रहा है, और सेक्टर इस वक्त अगर हम देखें तो ग्रोथ के इंजन बनते हुए नजर आएंगे। कौन कौन से सेक्टर है वो आपको बता दें, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर का इसमें जिक्र किया गया है, रियल एस्टेट सेक्शन का इसमें जिक्र किया गया है, साथ ही जो प्रोफेशनल सर्विसेज दी जाती हैं उसका भी इसमें जिक्र किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि 9.9% ग्रोथ का यह अनुमान जताया गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, डिफेंस और जो अन्य सर्विसेज है उसमें भी 9.9% ग्रोथ का अनुमान। व्यापार, होटल और साथ ही परिवहन और संचार के जो पूरे ये जो सेक्टर है इसमें 7.5% ग्रोथ का अनुमान, और मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में 7% ग्रोथ का अनुमान जताया गया कृषि और संबद्ध क्षेत्र में। तो ऐसे में हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी दिखती है, साफ तौर पर नजर आ रही है। और इसके साथ ही बिजली, गैस और जल आपूर्ति की अगर हम बात करें तो इसमें भी ग्रोथ का अनुमान है। 3.1% की ग्रोथ का अनुमान इसमें भी जताया गया है, और साथ ही 2.1% की बढ़ोतरी का अनुमान इसमें जताया गया है। तो सीधे तौर पर भारत में हर क्षेत्र, हर सेक्टर लगातार बढ़ोतरी कर रहा है, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था आगे आने वाले समय में और मजबूत होती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके साथ ही भारत की जो सुधार एक्सप्रेस स्पीड इस समय पकड़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से भी कई बार इसका जिक्र किया गया। जो भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस है वो लगातार रफ्तार पकड़ रही है, जिसमें खासतौर पर हम देखें प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात कही गई और कहा गया कि ये एनडीए सरकार के व्यापक निवेश और डिमांड आधारित नीतियों से ही संभव हो रहा है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव हो, डिजिटल पब्लिक गुड्स हो या फिर इज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम एक समृद्ध भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है। तो सीधे तौर पर भारत इस समय लगातार जो भारत की रफ्तार है वो और तेज होती हुई नजर आ रही, क्योंकि हाल ही में अगर हम देखें तो कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है, उसका भी सीधा असर कहीं ना कहीं इस दौरान हमें भारत की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। तो और आगे जो ग्रोथ होने वाली, जो अनुमान पहले ही जताया जाता है 2025 और 26 फाइनेंशियल ईयर का, उसमें भी काफी अच्छी खासी ग्रोथ है इस वक्त उम्मीद जताई गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं शैलेंद्र, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। शैलेंद्र, सीधे तौर पर देखें तो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल तनाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है इस समय। देखिए, ये जो आंकड़े आए हैं इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू है जिसको समझना जरूरी है। IMF ने जो अनुमान जताया था बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को लेकर, उससे भी आगे भारत ने तेज विकास दर का अनुमान दिखा है। तो इसका मतलब यह है कि भारत की GDP की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और जो IMF के जैसी संस्थाओं के अनुमान है उससे भी आगे हम तेज विकास करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, उन सारे देशों की अर्थव्यवस्था की जो GDP की जो रफ्तार है उससे कहीं ज़्यादा, और कई देशों से तो हम दोगुने रफ्तार से इस वक्त हम विकास की रफ्तार से प्रगति कर रहे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है चूंकि आप जानते हैं कि वैश्विक तनाव की स्थिति आप देखें, तमाम संघर्ष की बातें हैं, उस बीच इस तरह का प्रदर्शन और अपने पिछले साल के प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन की ओर जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें एक जो संदेश छिपा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तमाम नीतिगत फैसले लिए गए हैं और हमने देखा है कि हम अब आईफोन के निर्यात में हाल ही में जो आंकड़ा आया था $50 अरब का, और अब हम अग्रणी देश बनते जा रहे हैं। तो विनिर्माण में भारत बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, ये आंकड़े भी बताते हैं। हमारा जो विनिर्माण का जो ग्रोथ है, हमारा जो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ है वो बेहतर है। सर्विस सेक्टर का बहुत दिनों से हम जानते हैं कि पहले से ही भारत पिछले वर्षों में बेहतर प्रदर्शन रहा है, लेकिन विनिर्माण बेहतर हो, इससे एक संकेत मिलता है कि जो नीतियां अपनाई गई, जो कदम उठाए गए, जो आत्मनिर्भर भारत की बात कही गई, उसका असर दिखाई दे रहा है। और तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्था जहां चुनौतियां झेल रही हैं, भारत की अर्थव्यवस्था उन चुनौतियों को बेहतर तरीके से झेलते हुए अपनी रफ्तार को न केवल कायम किए हुए बल्कि उसको आगे बढ़ा रही है। हाँ, इसके साथ ही शैलेंद्र, जहां आत्मनिर्भर भारत तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हाल ही में कई देशों के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में आखिर कितनी भूमिका आपको FTA की नजर आती है शैलेंद्र? देखिए, न केवल 1 दर्जन से अधिक देश हैं, 16 से ज्यादा देश, या तो FTA हुआ है, मुक्त व्यापार समझौता, फिर ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। इसका मायने यह है कि भारत के जो उत्पाद हैं उनकी पहुंच दुनिया के बाजारों में होगी और उन पर कम टैरिफ लगाया जाएगा या फिर उन पर टैरिफ शून्य होगा। तो हमारे जो उत्पाद हैं, हमारे जो उद्योग धंधे हैं, उनका विकास तेज होगा। इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। और दूसरी बात यह है कि भारत को वैश्विक स्तर पर नए साझेदार, व्यापारिक साझेदार मिल रहे हैं, नया बाजार मिल रहा है। इसीलिए भारत को विश्व के एक बहुत बड़े आर्थिक शक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। अभी जो ग्रोथ हमारी आ रही है उसमें हमारी डोमेस्टिक जो डिमांड है उसका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन वैश्विक चुनौतियों के बावजूद हमारा निर्यात घटा नहीं है उतना। उस लिहाज से हमने तमाम कदम उठाए हैं। तो इन FTA का भविष्य में बहुत फर्क दिखने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। तो सीधे तौर पर भारत का जो ग्रोथ इंजन है वो तेज रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। नफीस जी 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके बच्चों की पढ़ाई में सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब रुक करते न्यूज पंच की तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। दिसंबर का महीना तो आप सभी को याद होगा जब इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें कैंसिल हो गई थी और हजारों यात्री एयरपोर्ट पर ही फंसे गए थे। और तब संकट की इस बहती गंगा में सभी एयरलाइंस कंपनियों ने जमकर हाथ धोए और 5000 वाली टिकट, हवाई टिकट जो है वो 50-50 हजार रुपए में बेची गई। ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जिसने यात्रियों से जमकर वसूली ना की हो और मौके का फायदा ना उठाया हो। लेकिन अब प्रतिस्पर्धा नियामक आयोग यानी सीसीआई के कहने पर सरकार ने सभी एयरलाइंस कंपनियों से इस वसूली का पूरा ब्यौरा दिसंबर महीने का मांगा गया है और कुल 4 एयरलाइंस से डीजीसीए ने ये जवाब मांगा है। और अब इन एयरलाइंस कंपनियों को दिसंबर महीने का पाई का अपना हिसाब देना होगा। और आखिर कौन है वो 4 एयरलाइंस कंपनियां, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है डीजीसीए का ये निर्देश। तो डीजीसीए की तरफ से ये निर्देश दिया गया है। एयरलाइंस की दादागिरी पर डीजीसीए सख्त एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। एयरलाइंस को नोटिस भेज करके ये जवाब मांगे गए हैं। सीधे तौर पर 4 एयरलाइंस को ये नोटिस भेजे गए हैं जिसमें दिसंबर में जो टिकट थी उसको लेकर के जो किराया वसूला गया उसका पूरा जो ब्यौरा है, पाई का हिसाब, डिटेल्ड डाटा देना पड़ेगा। और इन 4 कंपनियों की अगर हम बात करें एयरलाइंस कंपनियां, तो इसमें इंडिगो शामिल है, एयर इंडिया को भी इसके तौर पर देखा गया है, उनको भी नोटिस दिया गया है, स्पाइस जेट और साथ ही अकासा एयर को भी पूरा ब्यौरा दिसंबर महीने का देना होगा। जिसमें कहा गया डीजीसीए की तरफ से कि इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी का औसत किराया आपको बताना होगा और किराया अचानक से क्यों और कैसे बढ़ा इस पर भी पूरी आपको जानकारी देनी होगी। तो एक तरह से हम देखें तो इन 4 एयरलाइंस कंपनियों को एक बड़े झटका इस वक्त दिया गया है। दिसंबर महीने में जिस तरीके से अचानक से किराए में बढ़ोतरी हम सभी ने देखी थी, लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इंडिगो संकट का सीधे तौर पर इन कंपनियों की तरफ से फायदा उठाया गया था। और ऐसे में दिसंबर महीने में जब इंडिगो संकट गहराया था, क्योंकि कई सारी फ्लाइटें, कई सारी उड़ानें जब अचानक से कैंसिल हुई थी तो कई सारे यात्री एयरपोर्ट पर ही फंस गए थे। इंडिगो की 4500 फ्लाइटें उस वक्त कैंसिल हुई थी और जिसका फायदा दूसरी एयरलाइन कंपनियों ने उठाया और दूसरी एयरलाइंस ने यात्रियों से एक्स्ट्रा चार्ज वसूला, दोगुना चार्ज उन पर लगाया। 5000 वाली टिकट सीधा 50,000 थी। तो सीधे तौर पर आपदा में अवसर तलाशने की ये कोशिश एयरलाइंस कंपनी की तरफ से की गई और पैसेंजर की जो मजबूरी है उसका फायदा उठाया गया। इंडिगो के खिलाफ अब जांच भी प्रतिस्पर्धा आयोग जो है वो कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही कुल 4 कंपनियों को भी नोटिस ये दिया गया है, 4 एयरलाइंस कंपनियों को। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवांशु इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनसे अपडेट लेते हैं। दिवांशु, सीधे तौर पर इन 4 कंपनियों को ये नोटिस भेज करके जवाब मांगा गया है कि आखिर दिसंबर महीने में आपने किराया क्यों और किस लिए बढ़ाया? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से दिसंबर के महीने में इंडिगो में क्राइसिस हुआ और उसकी वजह से बड़ी संख्या में जो इंडिगो की फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल किया गया था। करीब 4500 ऐसी फ्लाइट्स थी जिनको कैंसिल किया गया था, लेकिन इसी का फायदा बाकी कंपनीज ने उठाया कुछ दिन तक, जिसके बाद सरकार ने उनको निर्देश दिए थे कि आप किसी भी यात्री की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते। जिसके बाद एयरलाइंस कंपनियां जो हैं वो पटरी पर आई और उन्होंने जो किराया है उसमें कुछ कमी की। फिलहाल जो डीजीसीए की तरफ से ये रिपोर्ट मांगी गई है उसका मकसद दरअसल ये है कि सरकार ये जानना चाहती है कि जो इंडिगो में क्राइसिस हुआ क्या बाकी कंपनियों ने इसका फायदा उठाया या नहीं उठाया। और जब ये रिपोर्ट डीजीसीए के पास पहुंचेगी उसके बाद इस पूरी रिपोर्ट को एनालाइज किया जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि जो सरकार ने निर्देश दिए थे उसका क्या पालन किया गया या नहीं किया गया। हमारे जो सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि अगर किसी भी कंपनी द्वारा जो एवरेज किराया है वो ज्यादा पाया गया तो जाहिर है आने वाले दिनों में जो फेयर की कैपिंग भी है वो हो सकती है। हालांकि ये तमाम क्या
कयास लगाए जा रहे हैं। ऑफिशियल इस पर अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। जो तमाम रिपोर्ट कंपनियां देंगी उसके एनालाइज के अकॉर्डिंग ही फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा जो CCI है यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो अलग अपनी जांच कर रहा है। वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इंडिगो की जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई उसके बाद बाकी कंपनीज में किस तरह की हलचल थी और किस तरह से उन्होंने किराए वसूले हैं। तो DGCA CCI अलग अलग उसमें अपनी एंगल से जांच कर रहा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो तमाम नियम और कानून है उनका जो कंपनीज हैं वो हम कह सकते हैं कि उसको ठीक से पालन करती हुए नजर आएंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवांशु, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। तो कहीं ना कहीं DGCA की तरफ से जो ये बड़ा आदेश और निर्देश दिया गया है, 4 एयरलाइंस कंपनियों को नोटिस दिया गया है। अब इन चारों कंपनियों को पूरा ब्यौरा देना होगा दिसंबर महीने का कि आखिर किस फ्लाइट पर कितना चार्ज उन्होंने यात्रियों से वसूला है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।